हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल प्रो क्लासेस में। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की सेकंड क्लास है। बीच में कुछ दिन क्लास नहीं हो पाई थी, अब क्लास रेगुलर रहेगी। तो करत करत अभ्यास तें जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात तें सिल पर परत निशान। ठीक है, निरंतर प्रयास से ही सफलता की जो नींव है वो मजबूत होती है और जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो निरंतर मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आशा करते हैं पहली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दिए गए प्रयुक्त वोल्टेज की आवृत्ति में वृद्धि के साथ। अब इसमें ऑप्शन है, यानी जो सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज में फ्रिक्वेंसी की वृद्धि के साथ अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा। हिस्टेरेसिस लॉस विल डिक्रीज। हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है। ऑप्शन बी है हिस्टेरेसिस लॉस विल इंक्रीज। यस, हिस्टेरेसिस जो लॉस है वो बढ़ेंगी। अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस आपके बढ़ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का तापमान वृद्धि के सीधे समानुपाती होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो टेम्परेचर जो वृद्धि करेगा वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे ट्रांसफार्मर रहते हैं वो थोड़े से हीट कम होते हैं, जो बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं वो ज़्यादा हीट होते हैं। यानी जो 5 MVA का ट्रांसफार्मर रहेगा वो कम हीट होगा और जो 20 MVA का ट्रांसफार्मर होगा या 100 MVA या 300 MVA या 250 MVA के ट्रांसफार्मर होंगे वो ज़्यादा हीट होंगे। क्यों? वो ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, H = I²RT। तो ठीक है, यानी और जो ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं, जो बड़े ट्रांसफार्मर की जो साइज बढ़ती है वो उसके किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, एक एपरेंट पावर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एपरेंट पावर के अकॉर्डिंग, यानी KVA या MVA के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, एपरेंट पावर। ठीक है, एपरेंट पावर यानी टोटल पावर। एक होती है एपरेंट पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक होती है एक्टिव पावर। एपरेंट पावर को बोलते हैं टोटल पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज की आवृत्ति होगी, यानी सेकेंड जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। देखो, फ्रिक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, चाहे वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी हो, चाहे प्राइमरी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी हो, चाहे वो सेकेंडरी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी हो, फ्रिक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज, यानी वही आपकी फ्रिक्वेंसी प्राइमरी वोल्टेज की रहेगी, वही आपकी फ्रिक्वेंसी सेकेंडरी वोल्टेज की रहेगी। फ्रिक्वेंसी नेवर चेंज। चेंज क्या होगा, आपका वोल्टेज चेंज होगा, आपका करंट चेंज होगा, पावर आपकी कांस्टेंट रहेगी ट्रांसफॉर्मर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के मध्य फेज संबंध होता है। जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज रहता है या प्राइमरी सेकेंडरी जो वाइंडिंग रहती है उनमें क्या होता है कि 180 डिग्री का फेज अंतर रहता है, यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, केवल मैकेनिकली कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है। यानी वो इंडक्टिवली कपल्ड रहती हैं पर इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं रहती हैं। ठीक है, और दोनों वाइंडिंग के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उनमें कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज पे रखी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में, देखो आदर्श ट्रांसफार्मर मैंने क्लास में बताया था, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की तो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर की क्या है, एक तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, 100% होती है, जो ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और एक आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है कि लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस जीरो होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की कल्पना कर सकते हैं पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और उसमें कोई भी लीकेज नहीं होगा, है ना।
तो ऐसी बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैज नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, यानी उसमें कोई लॉसेस नहीं रहेंगे, कोई उसमें मैग्नेटिक लीकेज नहीं रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोर बनाई है तो थोड़ा बहुत तो आपका मैग्नेटिक लीकेज होगा आपका। अगर आपने कोर को डिजाइन करा है तो आपका एडी करंट लॉस होगा, आपका हिस्टेरेसिस लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर प्राइमरी धारा होती है, यानी नो लोड ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी करंट है वो कितना होगा। मैंने आपको क्लास में बताया है कि नो लोड पे जो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी करंट रहता है तो सेकेंडरी में तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी आपकी आउट है। नो लोड का मतलब क्या है कि आपके ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग आउट है। तो प्राइमरी में क्या रहेगा, जो भी आपका रहेगा मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा। और क्या रहता है, मैंने बताया था फुल लोड का 2 से 5% के बीच में रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर प्राइमरी करंट क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए, होली रिएक्टिव, होली एक्टिव, पार्सली रिएक्टिव एंड पार्सली एक्टिव। यस, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्सली रिएक्टिव एंड पार्सली एक्टिव। क्योंकि एक्चुअली जो आपका करंट रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस के एक्स। तो पार्सली तो आपकी एक्टिव रहेगी, पार्सली आपकी रिएक्टिव रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक सिंगल फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित ट्रांसफार्मर के लिए नो लोड करंट संभवतः होता है। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूछा है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मैंने बताया था 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो नो लोड जो करंट रहता है वो कितना रहता है, 2 to 5% रहता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं और सिंगल फेज के लिए बात की है, तो सिंगल फेज में ऑब्वियसली थोड़ा सा करंट कम ही रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 से 2%। ठीक है, 2 to 5% कहाँ पर होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रांसफार्मर के लोड प्राइमरी करंट का कार्यकारी घटक IW है, IW हो तथा चुंबकन घटक Iμ हो, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जो आपका वर्किंग करंट है, यानी वर्किंग कंपोनेंट जो रहती है, मैंने बताया था IW। ठीक है, ये कितना, ये IW से दर्शाया गया है, और Iμ यानी मैग्नेटाइजिंग करंट। यानी सीधी इस क्वेश्चन का मतलब कहने का ये है कि वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट में क्या अंतर, वो क्या रिलेशन है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल करंट क्या होता है, IW प्लस Iμ। ठीक, चूँकि प्राइमरी करंट पूछा है यहाँ पे, अगर ये लिख देते ना नो लोड ट्रांसफार्मर का तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो प्राइमरी में क्या होगा, अगर नो लोड की कंडीशन रहेगी तो आपका क्या रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वर्किंग करंट आपका कब फील होगा, जब आपका लोड चल रहा होगा सेकेंडरी तरफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा वर्किंग करंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ट्रांसफार्मर की तुलना में एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की फुल डे एफिशिएंसी सदैव होती है, कम होती है। देखो, एक ये साधारण ट्रांसफार्मर मतलब एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, ऑर्डिनरी स्पेशल ट्रांसफार्मर, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं अपने, है ना। तो इनकी तुलना में जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो फुल डे एफिशिएंसी सदैव कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कम होगी, लो होगी, लोअर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट का, यानी नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा का क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि नो लोड ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो करंट रहेगी प्राइमरी वाइंडिंग साइड में, तो वो क्या रहती है, मैग्नेटाइजिंग करंट रहती है, जो फुल लोड का लगभग 2 से 5% रहती है। तो एक तो बात क्लियर होगी, करंट का मान कम होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कम होगा। ठीक, तो उसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हैज हाई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, बी में भी हाई मैग्नीट्यूड, सी में स्मॉल मैग्नीट्यूड, और डी में भी स्मॉल मैग्नीट्यूड। अच्छा, ठीक है, 2 ऑप्शन मिलेगा अपन को स्मॉल मैग्नीट्यूड के, यानी कम मैग्नीट्यूड के। अब ऑप्शन सी में क्या, हाई पावर फैक्टर, नहीं, हाई पावर फैक्टर नहीं होगा, पावर फैक्टर कम होगा। तो इसका हो जाएगा, और क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। मैग्नेटाइजिंग करंट का पावर फैक्टर हमेशा कम रहता है, 0.6 से 0.7 ऐसा रहेगा,
और करंट का मान भी कम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, यानी कम करंट और कम पावर फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन किस परीक्षण में दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है? मैंने बताया था संपनर टेस्ट। संपनर टेस्ट किस लिए करते हैं? टेम्परेचर, वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए, है ना। और किस पे? वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, उसका तापमान ज्ञात करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए। कब? जब दोनों ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन में हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किस परीक्षण में दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है? संपनर टेस्ट में। संपनर टेस्ट में दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है और इनकी प्राइमरी को पैरेलल में जोड़ते हैं और सेकेंडरी को सीरीज में जोड़ देते हैं। यही होता है आपका संपनर टेस्ट। इसको बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में समान रेटिंग के एक टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में एक्साइटेशन करंट की आवश्यकता होती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में समान रेटिंग के एक दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में एक्साइटेशन करंट की आवश्यकता होती है, कम होगी। क्यों? ऑटो ट्रांसफार्मर का एक सिंगल बाइंडिंग रहती है। पहली बात तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल बाइंडिंग रहती है, इसलिए टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा उसमें एक्साइटेशन करंट भी कम चाहिए, यानी फ्लक्स भी कम चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, कम होगा इसमें। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है जिसको बीच से टैप करके उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन की तरह उसको डिजाइन किया जाता है। यदि उसकी जो टैपिंग के बाद जो उसकी दो बाइंडिंग रहते हैं वो एडिक्टिव नेचर की रहेंगी तो स्टेप अप कहलाएगा, और सब्ट्रैक्टिव नेचर की रहेंगी तो वो स्टेप डाउन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, यदि टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की दो बाइंडिंग श्रेणी में योगात्मक ध्रुवता यानी सब एडिक्टिव पोलरिटी के रूप में कनेक्ट हों तो हमें प्राप्त होता है। देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बीच से टैप करते हैं और दोनों, अगर जो टैपिंग के बाद जो दो बाइंडिंग बनाई मैंने सिंगल फेज, एक बाइंडिंग से दो, मतलब टैपिंग के बाद में एक बाइंडिंग को दो भागों में बांटा। अब वो जो दोनों बाइंडिंग है वो सब्ट्रैक्टिव नेचर की रहेंगी तो स्टेप डाउन कहलाएगा, यानी वोल्टेज घटा रहे हैं। और अगर वो एडिक्टिव नेचर की रहेंगी तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, स्टेप डाउन कहलाएगा, और स्टेप अप कहलाएगा, सॉरी स्टेप कहलाएगा। ठीक है, एडिक्टिव नेचर की है तो स्टेप अप, सब्ट्रैक्टिव नेचर की है तो स्टेप डाउन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के मध्य में टेप किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के मध्य में टेप किया जाता है क्योंकि, देखो टेपिंग क्यों करते हैं? टेपिंग करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। टेपिंग करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। टेपिंग के कुछ नंबर होते हैं ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। जैसे माना कि 20 MVA के ट्रांसफार्मर की बात कर लें, उसमें टैपिंग रेंज रहती है, उसमें टैपिंग आपकी रेंज कितनी रहेगी? आपकी उसमें टैपिंग रेंज रहेगी जैसे 1 2 3 4। ठीक, अब मान लो 33/11 kV का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और टैपिंग हमेशा कहाँ पे लगाते हैं? HV साइड में। तो मान लो कि एक नंबर टैपिंग पे उस पर रहता है 34,000 वोल्ट, ठीक है। दो नंबर टैपिंग पर रहता है 33,500 वोल्ट। तीन नंबर पर रहता है 33,000 वोल्ट। अब देखो, जो नॉर्मल उसकी टैप पोजीशन वो क्या रहेगी? 3 नंबर रहेगी। अगर अपन को जैसे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, अपन को वोल्टेज रेगुलेट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? 2 नंबर पे कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे उसको वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं टेप चेंजर द्वारा। टेप चेंजर हमेशा HV साइड बाइंडिंग द्वारा, HV साइड बाइंडिंग की साइड लगा रहता है। टेप चेंजर दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड टैप चेंजर क्या होते हैं? ये हम इनको ऑन लोड ट्रांसफार्मर की रनिंग कंडीशन में इसकी टैपिंग हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जब टैपिंग चेंज करोगे तो उसमें जो स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एक अलग से टैंक रहता है, तो फ्लैश का ज़्यादा उसमें चांसेस नहीं रहते हैं। और जो आपके ऑफ लोड ट्रांसफार्मर रहते हैं वो हम जब टेप चेंज करते हैं तो ट्रांसफार्मर को बंद करने के बाद ही करते हैं। एक कम क्षमता के ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे 5 MVA के, सॉरी 5 MVA नहीं, लगभग 2 MVA के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के मध्य में टैप किया जाता है। इट एलिमिट्स एक्सियल फोर्स, रेडियल फोर्स, रिड्यूस इंसुलेशन। नहीं, इसमें इन्होंने कुछ अलग ही आंसर दिए हैं।
तो टैपिंग का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करना है। पर ये किसी एग्ज़ाम में आया था, इसमें इसका उन्होंने आंसर माना है इट एलिमिनेट्स एक्सियल फोर्स ऑन द बाइंडिंग्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो उसके पीछे क्या इंजीनियरिंग है वो नहीं पता, पर मेन उद्देश्य टेप चेंजर का होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए का उपयोग करना अधिक पसंद किया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मर क्या होगा, रेडिएटर टैंक। तो सभी बड़े ट्रांसफार्मर रेडिएटर टैंक आपको लगे हुए मिल जाएंगे। बी ट्यूब टैंक, सी कोरुगेटेड टैंक, और ऑप्शन नंबर डी टैंक विद सेपरेट कूलिंग गैस। आप जब बड़े ट्रांसफार्मर देखोगे 100 MVA के ऊपर देखोगे, 200 MVA, 250 MVA, 300 MVA के ऊपर जब आप जाओगे तो टैंक तो रहता ही है, पर टैंक से थोड़ा अलग उसका पूरा सेटअप बनाया जाता है कूलिंग का। अलग रेडिएटर रखे रहेंगे, है ना, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स कूलिंग की व्यवस्था रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टैंक्स विद सेपरेट कूलिंग। टैंक तो रहेगा लेकिन कूलिंग के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया जाता है, ना कि उसकी बॉडी के साथ रेडिएटर को कनेक्ट करके। ठीक है, हेडर जैसे बॉटम हेडर रहेगा, टॉप हेडर रहेगा, उससे थोड़ा सा दूर 5-10 फीट वहाँ पे पूरा कूलिंग का पूरा सेटअप बनाया जाता है। ठीक है, ये बड़े ट्रांसफार्मर के लिए, जैसे 100 MVA का हो गया, 150 MVA, 200 MVA, 250 MVA, 300 MVA ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सिलिकॉन स्टील पसंद क्यों किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे हमारी एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस हैं वो हमारे कम हो जाएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह है हमारी धारा हानि और हिस्टैरिसीस। ऑप्शन नंबर सी, इट रिड्यूस बोथ एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। या एडी करंट धारा और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को मिला के हम हमेशा कोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में लौह कोर मुख्य फ्लक्स को प्रदान करता है। हमेशा प्रदान करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर है, वो आयरन कोर है, जो मेन फ्लक्स है उसको क्या प्रदान करता है, कैसा पाथ प्रदान करेगा। तो मैंने बताया भी था कि हमें मटेरियल ऐसा यूज करना है जो फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करवाए, यानी कम रिलक्टेंस का। अगर आपका उसका रिलक्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसका ड्रॉपेज करेगा, क्या होगा, उसको ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लो रिलक्टेंस। जैसे करंट रेजिस्टेंस का, जैसे रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, वैसे ही रिलक्टेंस क्या फ्लक्स का अपोज करता है, इसलिए लो रिलक्टेंस मटेरियल हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड भार स्थिति के अंतर्गत दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है संपनर टेस्ट। मैंने बताया था संपनर टेस्ट क्या होते हैं, किसमें दो समान ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दोनों की प्राइमरी को पैरेलल में जोड़ते हैं, सेकेंडरी को सीरीज में जोड़ते हैं। यह तापमान वृद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एफिशिएंसी भी इसकी ट्रांसफार्मर की हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर जब रनिंग कंडीशन में, लोड कंडीशन में तब। ठीक है, तो ओपन ऑप्शन नंबर ए क्या, ओपन सर्किट नहीं। ओपन सर्किट में क्या होता है, हम हमेशा HV साइड को ओपन करते हैं, है ना। बी में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम इसमें LV साइड को शॉर्ट करते हैं। सी नो लोड टेस्ट। डी बैक टू बैक टेस्ट। हाँ, मैंने कहा था संपनर टेस्ट को ही बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए प्राइमरी वोल्टेज के लिए निम्नलिखित में से कौन उच्चतम सेकेंडरी वोल्टेज देता है। नीचे 4 ऑप्शन में कनेक्शन दिया ट्रांसफार्मर के, तो ये पूछा कि कौन सा कनेक्शन सेकेंडरी वोल्टेज में ज़्यादा वोल्टेज देता है, यानी सेकेंडरी साइड ज़्यादा वोल्टेज देता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि जनरेशन प्लांट पे जो आपके ट्रांसफार्मर जो GT रहते हैं, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर रहते हैं, वो हमेशा किस में कनेक्ट रहते हैं, डेल्टा स्टार में। किस में कनेक्ट रहते हैं, डेल्टा में। प्राइमरी रहती है डेल्टा में कनेक्ट, और सेकेंडरी रहती है स्टार में कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी से हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा स्टार। यानी जो मोस्टली जो जनरेटिंग प्लांट हैं, मोस्टली क्या लगभग हर जगह जनरेटिंग प्लांट पर जो आपके जनरेटिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हाई वोल्टेज जहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार के कनेक्शन को प्रेफर किया जाता है, डेल्टा स्टार प्रकार के कनेक्शन। ठीक है, हालांकि डेल्टा स्टार आपका डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या बन रही है कि हाई वोल्टेज कम मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, जनरेशन प्लांट पे डेल्टा स्टार कनेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वाड कनेक्शन इन स्क्वाड कनेक्शन ऑफ और टी कनेक्शंस। स्क्वाड कनेक्शन हो या टी संयोजन में, तो स्क्वाड कनेक्शन बताया था। स्क्वाड कनेक्शन में क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी उसकी तो 86% पे टैपिंग रहती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी उसकी 50% पे टैपिंग करते हैं। ठीक है, पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट प्रोवाइड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या प्रदान करता है या किसके लिए यूज करते हैं? तो हमने बताया था कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है उसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? जो कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए। और ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की आयरन हानियाँ नगण्य मानी जाती हैं क्योंकि? देखो, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि हम एलवी साइड को शॉर्ट कर देते हैं और एचवी साइड में क्या करते हैं कि जो रेटेड वोल्टेज का बहुत कम 5% के लगभग उसको वोल्टेज देते हैं, ठीक है। और जो आपके आयरन लॉस रहते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं? सप्लाई वोल्टेज पे। वोल्टेज आपका लगभग ना के बराबर रहेगा तो आपकी जो है आयरन लॉस भी आपके ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ढूंढते हैं इसमें। आयरन कोर बिकम्स फुली सैचुरेटेड, नो। सप्लाई फ्रिक्वेंसी नहीं। द एंटायर इनपुट इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट ऑन, नो। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एच वी साइड इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज ऑफ एच वी साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यानी एच वी साइड क्या करते हैं, हम एल वी साइड को शॉर्ट कर दिया, तो एच वी साइड क्या करते हैं, जो फुल लोड वोल्टेज है उसका 2 से 5% देते हैं पार्शियली। तो उसी रेशियो में क्या है, उसमें आयरन लॉस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर में प्रचालित दो ट्रांसफार्मर लोड का साझा करते हैं तो उनके पर निर्भर करता है। यानी दो ट्रांसफार्मर आपके पैरेलल में चल रहे हैं, सीधे क्वेश्चन है कि दो ट्रांसफार्मर आपके पैरेलल में चल रहे हैं, दोनों ट्रांसफार्मर जो लोड है वो किस बेसिस पे शेयर करेंगे? तो वो शेयर करते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस। आप ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट रहती है उस पर पढ़ोगे तो उस पर दिया रहता है पर यूनिट इम्पीडेंस, ठीक है। तो एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, रेटिंग पे डिपेंड नहीं करेंगे। कोई ट्रांसफार्मर 5 MVA का, एक ट्रांसफार्मर 50 MVA का है, दोनों को आप पैरेलल में चला सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि 50 MVA का ज़्यादा लोड लेगा, 5 MVA का कम लोड लेगा। वो पर यूनिट इम्पीडेंस के आधार पे लोड को शेयर करेंगे। जिसका इम्पीडेंस अधिक होगा वो लोड कम लेगा, जिसका इम्पीडेंस कम होगा वो लोड ज़्यादा लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की आयरन हानियाँ के द्वारा मापी जाती है। तो आयरन लॉस को नापते हैं लो पावर फैक्टर मीटर द्वारा, और जो आयरन लॉस रहते हैं, सॉरी जो कॉपर लॉस रहते हैं, यानी जो आयरन लॉस को किससे मापते हैं? लो पावर फैक्टर मीटर द्वारा। और जो आपके कॉपर लॉस रहते हैं वो मापते हैं हम हाई पावर फैक्टर मीटर द्वारा या यूनिटी पावर फैक्टर मीटर द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आयरन हानियाँ नापते हैं लो पावर फैक्टर मीटर द्वारा। अच्छा, नीचे क्वेश्चन दिया ही है इसी का। कॉपर लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर मेजर्ड बाई, यानी ट्रांसफार्मर की ताम्रानी के द्वारा मापी जाती हैं। तो क्या होता है? हाई पावर फैक्टर मीटर या यूनिटी पावर फैक्टर मीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन, वाई आर कोर बोल्ट इंसुलेटेड इन अ ट्रांसफार्मर। जो आप जो ट्रांसफार्मर की जब कोर बनाते हो ना, तो कोर बनाते हैं तो कोर को आपस में क्लैंप करने के लिए उसमें बोल्ट फंसाते हैं, बोल्ट। तो उन बोल्ट को क्या करते हैं हम? इंसुलेटेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इंसुलेटेड? अगर वो इंसुलेटेड नहीं होगा तो वो एक स्टैंपिंग से दूसरी स्टैंपिंग को क्या फ्लक्स प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या होगा? आपका एडी करंट लॉस और आपका हिस्टेरेसिस लॉस, आपके दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए उन बोल्ट को क्या करते हैं वो इंसुलेटेड बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक कोर से दूसरी, यानी एक स्टैंपिंग से दूसरे स्टैंपिंग में वो फ्लक्स को भेजने से रोकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोल्ट संचरण एडी करंट हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, शायद 25 से 30 क्वेश्चन थे। मैं मानता हूँ कि मैंने समझाने की बेहतर कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की आवश्यकता है, कोई सीखना चाहता है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कर सकते हो उसे, ठीक है। तो थैंक यू। मिलते हैं ट्रांसफार्मर की तीसरी वीडियो पर।